हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे, एसएससी और यहाँ तक कि किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो सेशन है हमारा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता हो तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की तार्किक और सार्थक क्रम में सही व्यवस्था को इंगित करता है। कहने का मतलब जो ये 5 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उन्हें जो हमें राइट सीक्वेंस से अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक हमें यहाँ पे जाना है। ओके, अच्छा, अगर सबसे छोटे इसमें कीट की आप बात करते हो तो देखो ऑप्शन नंबर 3 पहला हो जाएगा भृंग। एक छोटा सा कीट होता है, आपने अगर देखा होगा कोई पौधा जैसे सेम का या कद्दू का पौधा, उस पर छोटे छोटे लाल या काले रंग के कीड़े चलते रहते हैं, तो वो हो जाएंगे भृंग, सबसे छोटा। उसके बाद वो अगर आप देखो तो उससे बड़ा हो जाएगा हमारा टिड्डा तो आप सबने देखा ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 फिर टिड्डा हो जाएगा। अगर टिड्डे से बड़े की बात करो तो टिड्डा से बड़ा आपका हो जाएगा मेढक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा फिर मेढक। अगर मेंढक से बड़े की बात करो तो क्या हो जाएगा आपका मगरमच्छ। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और मगरमच्छ से बड़े की बात करो तो हो जाएगा हमारा लास्ट में व्हेल, यानी कि 3, 1, 5, 4, 2 ये हमारा इन जीवों और कीटों का जो है वो सही सीक्वेंस बैठ रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3, 1, 5, 4, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां जो हैं वो दर्शाई गई हैं। हमें उस संख्या का चयन करना है जो पासे के 3 अंकित फलक के विपरीत फलक पे होगी। कहने का मतलब है कि 3 फलक के जो विपरीत पे आएगी ना, उसी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके जी, चलिए अब देखिए करते कैसे हैं। हमें 2 पासे की आकृतियाँ दी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन को ढूंढते हैं। आप कॉमन ढूंढो तो एक जो है यहाँ पे कॉमन है। अच्छा, एक जब कॉमन है तो एक के हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो पहले पासे में अगर एक के क्लॉकवाइज आप चलते हो तो क्या आता है 5। ओके जी, और दूसरे पासे में अगर एक के क्लॉकवाइज चलते हो तो आता है क्या 2। ओके, यानी कि 5 के अपोजिट यहाँ पे 2 हो गया। ओके, अब चलो फिर आगे बढ़ो। 5 से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो होता है 3, और 4 और 2 के क्लॉकवाइज अगर दूसरे पास में चलते हैं तो आता है 4। तो देखो यहाँ पे अपोजिट हो गया ना, 5 के अपोजिट हो गया 2 और 3 के अपोजिट हो गया 4। तो यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे क्या होगी, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो 3 के विपरीत फलक की बात करें तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, समझ में आया। पहले में यहाँ पर कॉमन देखते हैं और उसके बाद जो है उसे क्लॉकवाइज में हम लोग संख्याओं को ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, उसी तरह जो है हमें काजीरंगा को ढूंढना है। यानी कि कहने का मतलब है कि रणथंभौर का संबंध जिस प्रकार राजस्थान से है, उसी प्रकार काजीरंगा का संबंध किससे, ये हमें पता करना है। अच्छा, आप देखो रणथंभौर जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय पार्क है, रणथंभौर जो है वो राजस्थान का राष्ट्रीय पार्क है। उसी प्रकार काजीरंगा जो है वो कहाँ का नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा की बात करो दोस्तों तो काजीरंगा जो है वो असम का नेशनल पार्क है। कहाँ का, असम का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन, काजीरंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार रणथंभौर जो है वो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, उसी प्रकार काजीरंगा जो है वो असम का जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए काजीरंगा का संबंध असम से होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है
कि किसी विशेष कूट में एग्जैक्ट को 91685, मिल्क को क्या लिखता है 7243 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट का प्रयोग करके हमें मेल्ट को जो है वो लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके देखिए, एग्जैक्ट की बात करते हो आप, तो देखो ई जो है, ई अगर अल्फ़ाबेट की आप थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जैक्ट का मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा। देखो आप EXACT एग्जैक्ट दिया हुआ है, और एग्जैक्ट के लिए लेटर क्या है ई का 9। अल्फ़ाबेट की आप बात करो तो अल्फ़ाबेट में, सब ध्यान से समझना आप, अल्फ़ाबेट में ई जो है वो 5वें स्थान पे आता है अल्फ़ाबेट में ई 5वें स्थान पे आता है। ई का अगर आप अपोजिट भी करते हो तो क्या होता है वी, कौन से स्थान पे आता है 22 स्थान पे आता है। यानी कि अल्फ़ाबेट में ई का नंबर है 5, इसके अपोजिट होता है वी का नंबर होता है 22, लेकिन यहाँ पे ई का क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट के नंबर हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं वही इनका एग्जैक्ट नंबर होगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो जो नंबर हैं वही इनके नंबर हैं, तो हम उन्हें इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एग्जैक्ट का क्या दिया हुआ है, ई के लिए 9, एक्स के लिए 1, ए के लिए 6, सी के लिए 8 और टी के लिए 5 दिया हुआ है। तो मेल्ट के लिए हमें यहाँ पे दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो देखो आप, एम के लिए क्या दिया हुआ है, उसी तरह एम के लिए दिया हुआ है 7, यानी कि एग्जैक्ट का जो कोड दिया हुआ है और मिल्क के लिए जो दिया हुआ है वही सेम पैटर्न पे फॉलो होगा। एम मेल्ट के लिए क्या दिया, मेल्ट के लिए तो एम के लिए क्या दिया हुआ है 7। अच्छा, ई के लिए देखो, ई के लिए अभी 9 दिया हुआ है। एल की बात करो तो मिल्क में एल तीसरे नंबर पे 4 दिया हुआ है। और टी की बात करो तो देखो अल्फ़ाबेट में टी के लिए होता है 20, टी के लिए होता है 20, जबकि यहाँ पे टी के लिए क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो मेल्ट के लिए क्या हो जाएगा 7945। मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेल्ट का क्या हो गया 7945। ओके, तो देखो 7945 है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला दोस्तों, पूछ रहा है हमसे कि दिए गए विकल्प में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो असंगत है इन चारों में से उसका हमें चुनाव करना है, यानी उसे चुनना है। क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आयरन, आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा असंगत है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों जो है वो गैस के कैटेगरी में आ जाएगी। नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, तो ये जो है वो गैस के कैटेगरी में आ गई। जबकि आयरन क्या गैस है? आयरन गैस है? नहीं जी, ये तो एक धातु है, तो आयरन धातु की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन की बात करो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें असंगत क्या है, तो असंगत ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आयरन यहाँ पे असंगत है। ओके, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का, और हमें फाइंड आउट करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। इसके पैटर्न को हमें पता करना है। चलिए पैटर्न को पता करते हैं। 1296, उसके बाद है 6, उसके बाद है 216, उसके बाद है 36, फिर 36, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 6 है। ओके जी, चलो अब देखो इसको यहाँ पे। अच्छा, जो बड़े बड़े लेटर है ना, एक बार उन पे गौर अगर आप डालो तो 1296, फिर भाई 6 है, फिर 36 है, अल्टरनेट सीरीज है ये जो है अल्टरनेट सीरीज है। आप इसे देखिए, 1296 को अगर 6 से डिवाइड करो, 1296 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1296 भागा 6 करो तो 216 आ जाएगा। 216 को फिर आप 6 से डिवाइड करके देखो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और फिर 36 को 6 से डिवाइड करके देखो तो ये 6 आ जाएगा ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके,
अच्छा, यानी कि जो ये संख्या हमें दी हुई थी 1296 से 216 6 से डिवाइड हुआ, 216 से 36 ये भी 6 से डिवाइड हुआ, 36 से 6 ये भी 6 से डिवाइड हुआ। ओके ठीक है, तो अल्टरनेट जब चल रहा है तो ऊपर वाले को भी हम अल्टरनेट से चेक कर लेते हैं। 6 से 36 हुआ है, 6 से 36 कैसे होगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 से 36 हो जाएगा ना और फिर 36 से में फिर 6 से अगर हम डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो 36 में 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 216 होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि नीचे संख्याओं को 6 से डिवाइड किया है बड़े वाली संख्याओं को, और जो संख्याएं ऊपर वाली ब्लू कलर से हमने डिनोट किया है उसको जो है इसने क्या किया है, वो 6 से मल्टीप्लाई किया है। 6 से हुआ 36, 6 से मल्टीप्लाई तो 36 से फिर क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 216, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 216। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ओके, शब्द क्या क्या है, चींटी है, कीट है, लोमड़ी है और स्तनपायी है। इन्हें हमें डायग्राम में फिट करना है कि किस प्रकार से इन्हें हम डायग्राम में बना सकते हैं। अच्छा, कीट की बात करो, मान लो ये कीट का अगर डायग्राम है तो कीट के अंदर दोस्तों हम चींटी को रख सकते हैं ना, क्योंकि चींटी जो है वो कीट में ही आ जाएगी। तो कीट के अंदर क्या आ गई हमारी, ये हो गया हमारा कीट का डायग्राम, और ये जो है हमारा ये होगी चींटी, हो गई चींटी। यानी कि कीट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर हमारी चींटी आ गई, कीट के अंदर चींटी आ गई। अच्छा, कीट और चींटी का तो काम यहाँ से चलो हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, लोमड़ी और स्तनपायी। तो अगर ये वाला हिस्सा स्तनपायी का है यानी मैमल्स का है, तो लोमड़ी तो एक स्तनपायी ही जीव हुई है, तो ये लोमड़ी हो जाएगी, लोमड़ी हो गई, और ये स्तनपायी वाला हिस्सा हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्तनपायी जब लोमड़ी है, लोमड़ी स्तनपायी है तो स्तनपायी के अंदर लोमड़ी हो गई और कीट के अंदर चींटी हो गई। यानी कि दो जो इस तरह के डायग्राम बनेंगे एक साथ, वो हमारा राइट आंसर होगा। है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि चींटी के अंदर आ गई, कीट के अंदर आ गया आपका चींटी और स्तनपायी के अंदर आ गया हमारा लोमड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है हमसे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 17, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 25, फिर है 16, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे है हमारा 8, फिर है 49, फिर 8 और फिर 57 और 16। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको देखो 9 8 फिर यहाँ पे 17 दिया हुआ है, अगर हम 9 को और 8 को दोस्तों ऐड करें तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा ना। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। हाँ जी, चलो आगे भी करके देखते हैं। 17 और 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो 25 आ रहा है। हाँ, ये भी ठीक है। 25 और 16 को हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 25 6 31 10 41। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा हमारा 41। ओके, चलिए आगे चेक करते हैं। 41 और 8 को अगर ऐड किया तो कितना हुआ, 49। हाँ जी, सही बन रहा है 49, और अगर 8 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 57। यानी कि ये तो पैटर्न सही है, हम लोगों ने सही पकड़ा है इसे। तो करना क्या था, जो ऊपर वाली संख्या है ना, जो दो ऊपर वाली संख्या हैं उनका एडिशन था। 9 8 17, 17 और 8 25, 25 और 16 41, 41 और 8 49, 49 और 8 57। तो हमारा पूछा क्या था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 41। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ है दोस्तों गुणा, के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है प्लस, एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ है भागा,
और m का अर्थ क्या है, m का अर्थ है माइनस, तो इसका हमें जो है वो जो वैल्यू आएगी वो पुट करके सिंबल्स को पता करना है। चलिए पुट करते हैं और देखते हैं। 1 k का मतलब है प्लस 9, l का मतलब क्या है, भागा, l का मतलब है भागा कितना, रुको आप, l का मतलब है 2 बार तब l है, रुकिए, l का मतलब क्या है यहाँ पे, l का मतलब है भागा 7। देखो 1 प्लस k का मतलब है प्लस 9 और l का मतलब है, l का मतलब क्या है, l का मतलब है डिवाइड 7, फिर है j का मतलब है गुना और फिर है 7, l का मतलब है फिर है भागा 3 और m का मतलब क्या है, m का मतलब है माइनस का 5। इजी हो गया। चलिए काट कूट लीजिए, 7 से 7 को आपने काट दिया, ये 3 बार में आपने काट दिया, तो 1 प्लस 3 और माइनस 5, यहाँ पे देखो तो 3 और 1 इसको ऐड किया तो 4 और ये माइनस 5, यानी कि हमारा वैल्यू आएगा -1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़िए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा कि तस्वीर में मौजूद आदमी, जो ये तस्वीर है, मान लो ये कोई तस्वीर है, आप खुद वर्डली करिए इसे, ये बहुत इजी है और प्रयास कीजिए कि ज़्यादातर अगर क्वेश्चन जो हो ना, मैं एक आपको बात समझाता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप ओरली करने की कोशिश करो, अगर ओरली कर लेते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा आपका माइंड भी शार्प होगा और टाइम भी बचता है एग्जाम में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा कि तस्वीर में मौजूद आदमी, जो तस्वीर में मौजूद ये आदमी है वो कौन है, मेरी सास। यानी आप खुद देखो कि किसी की सास, मेरी सास का ससुर, मेरी सास का, अगर ये सास है मेरी, तो मेरी सास का ससुर कौन होगा, सास है, मेरी सास का ससुर, यानी कि सास का, मेरी सास का ससुर, यानी सास का जो है वो ग्रैंडफादर, सास का क्या मतलब कि क्या कहेंगे, सास के सास का ससुर, हाँ सास का ससुर है आदमी, मेरी सास का ससुर है, तो तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है। तो सुमित की पत्नी का संबंध किससे है, उस तस्वीर में आदमी से। तो उस, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट। तस्वीर में मौजूद आदमी जो है मेरी सास दिया हुआ है, तो सास का ससुर, सास का ससुर यानी कि उसका, उसके पति का पिता, तो मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से, सुमित की पत्नी का क्या होगा, सुमित की पत्नी का वो दादा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ से आगे बढ़िए। दी गई आकृति में वृत्त जो है वो स्नातक, वृत्त जो है स्नातक को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है वो कामगारों, त्रिभुज जो है वो कामगारों को निरूपित करता है, और वर्ग जो है परास्नातकों को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है, किंतु कामगारों को नहीं। छोड़ दीजिए, कामगारों से तो मतलब नहीं है, जो स्नातक और परास्नातक को निरूपित करता है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो स्नातक का हिस्सा है ये वृत्त और परास्नातक का हिस्सा है वर्ग, त्रिभुज को हटाइए, तो वृत्त और त्रिभुज में कॉमन क्या है, तो ये है ना एफ वाला हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़िए। आगे का क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है और ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और पूर्व में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 मीटर की यात्रा करता है। एक आदमी जो है बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और पूर्व में, यहाँ से बिंदु ओ से उसने यात्रा शुरू किया और पूर्व में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 मीटर की यात्रा करता है। अच्छा बिंदु ए तक पहुंच गया
और 20 मीटर की यात्रा करके बिंदु ए तक पहुंचा। अच्छा, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। हाँ, 10 किलोमीटर की यात्रा किया, बिंदु बी तक पहुंच गया। ओके जी, चलो बिंदु बी तक पहुंच गया। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचता है। दाईं ओर मुड़ता है, दाएं यानी कि फिर ये ऐसे मुड़ेगा और सी तक 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अच्छा, फिर वो दाएं मुड़ा और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलो जी, सी तक पहुंचा, 9 किलोमीटर की यात्रा किया। ओके फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दाएं मुड़ा यानी ऊपर की तरफ और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है यहाँ पे बिंदु डी तक पहुंचने के लिए। ओके, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, बिंदु डी तक पहुंचा यहाँ पे, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है यानी कि इधर मुड़ रहा है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वो इधर मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है और अंत में वो फिर दाएं मुड़ता है बिंदु ई तक। अच्छा, डी से फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक। अच्छा, ये बिंदु ई है। ओके जी, ठीक है, 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। ओके ओके, और अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है ऐसे 6 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की यात्रा करता है बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए। ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया, बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। खत्म काम। अब पूछ क्या रहा है कि बिंदु ई पर वह व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख है। जब वो बिंदु ई पर आया है, यहाँ पे मुड़ा नहीं है, तब तक की बात हो रही है कि बिंदु ई पर वो किस दिशा के सम्मुख है। जब वो यहाँ पे आया था किस दिशा में था, तो जब वो यहाँ पे आया होगा तो पश्चिम दिशा में होगा, तभी तो अपने दाएं मुड़ा है ना, तो पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बोर्ड, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि सभी बोर्ड जो हैं वो काले हैं। सभी बोर्ड जो हैं वो काले हैं। ओके जी, और सभी काले क्या हैं, तो सभी काले जो हैं वो सफ़ेद हैं। सभी बोर्ड काले हैं और सभी काले जो हैं वो सफ़ेद हैं। ओके, बन गया डायग्राम। कह रहा है कि कोई भी सफ़ेद काले नहीं है, कोई भी सफ़ेद काले नहीं। क्यों नहीं भाई, कुछ काले सफ़ेद, कुछ सफ़ेद जो है वो काले हो सकते हैं, ये गलत है। सभी काले बोर्ड हैं, सभी काले बोर्ड हैं। देखिए मैं फिर से आपको डेली बताता हूँ कि जब भी हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे फॉलो होगा। सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे फॉलो होगा। ओके, तो जब सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो होगा, ओके, तो सभी काले बोर्ड हैं, सभी काले बोर्ड है नहीं, कुछ काले बोर्ड होता तो सही होता। सभी सफ़ेद काले हैं, सभी सफ़ेद काले हैं ना जी, ये भी गलत है। कुछ सफ़ेद काले होता तो सही हो जाता। सभी बोर्ड सफ़ेद है, हाँ, जब नीचे से ऊपर जाएगा ना तो सभी और कुछ दोनों फॉलो होते हैं, तो सभी बोर्ड सफ़ेद है। ओके जी, सभी बोर्ड सफ़ेद है, ये यानी कि चौथा निष्कर्ष सही है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा पजल का है। पूछ रहा है कि 5 विद्यार्थी हैं, राधा, सुमित, 5 विद्यार्थी हैं। कौन कौन है, आइए उन्हें नोट डाउन करते हैं। राधा है, सुजीत है, मिहिर है, अंशुल है और विकास है। ये 5 मित्र हैं। चलो, ये 5 मित्र हैं
अंशुल और विकास के पास जो है लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गणित और अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों की कुल 5 पुस्तकें हैं। यानी ये 5 जो हैं इनके पास 5 अलग अलग पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो हैं अलग अलग हैं, जैन, कोहली, दास, शर्मा और एडविन। प्रत्येक विद्यार्थी के पास उपयुक्त 5 विषयों में से एक विषय की केवल 1 पुस्तकें हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी विद्यार्थी के पास देखिए 5 विद्यार्थी हैं, 5 पुस्तकें और 5 लेखक हैं, बस उन्हें हमें अरेंज करना है, बस इतना समझिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग नोट डाउन करते हैं जो दिया हुआ है। जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं। जैन जो है यहाँ पर देखो, जो जैन हैं वो लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं, जो विकास या राधा के पास नहीं है। ये विकास या राधा के पास ये पुस्तक नहीं है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओके, ये हमने देखा। अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एडविन, अंशुल के पास एडविन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ओके, ये हो गया हमारा। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है। मिहिर के पास जो है वो गणित की पुस्तक है। ठीक है, मिहिर के पास गणित की पुस्तक है। ओके, विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है जो कोहली ने नहीं लिखी है। विकास के पास किसकी पुस्तक है? तो विकास के पास इंग्लिश की पुस्तक है। विकास के पास यहाँ पे दिया हुआ है, विकास के पास जो है वो है तो इंग्लिश की पुस्तक, लेकिन उसे इंग्लिश की पुस्तक को कोहली ने नहीं लिखी है। कोहली ने इसे नहीं लिखा है। ओके, ये भी हमारा हो गया। करेक्ट, विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक कोहली नहीं लिखी है। अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी है। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा ना, रुको आप। अच्छा चलो लास्ट वाला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है वो शर्मा ने लिखी है। ठीक है, शर्मा ने लिखी है किसकी पुस्तक? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक। चलो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कैसे बन रहा है। इसको हम लोग अब यहाँ पे जगह पे बैठा देते हैं। अब देखो, जैन ने लेखा शास्त्र की पुस्तक लिखी है। जैन ने किससे लिखी है? लेकिन वो विकास या राधा के पास नहीं है। जब विकास के पास नहीं है, राधा के पास नहीं है, तो एडविन के पास तो होगा नहीं, क्योंकि एडविन के पास जैन लिखेगा नहीं, तो एस के पास हो जाएगा ये लेखा शास्त्र की पुस्तक। तो लेखा शास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पे हो जाएगा लेखा शास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? लेखा शास्त्र की पुस्तक लिखी है जैन ने। ओके जी, चलो ये भी यहाँ पे कंफर्म हो गया। इंग्लिश को कोहली ने नहीं लिखा है। इंग्लिश को अगर कोहली ने नहीं लिखा है तो इंग्लिश कोहली ने नहीं लिखा है, यहाँ पे कोहली वाला हिस्सा होगा नहीं, यहाँ पे कोहली नहीं होगा, यहाँ पे कोहली हो सकता है और यहाँ पे, लेकिन अर्थशास्त्र को यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अर्थशास्त्र को शर्मा ने लिखा है, तो यहाँ पे तो बैठाना ही पड़ेगा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को शर्मा ने लिखा है। ओके, शर्मा ने लिखा है। तो अब इंग्लिश कोहली ने नहीं लिखा है, तो गणित को लिखा है कोहली ने। गणित को लिखा है कोहली ने। ओके, और बच गया हमारा क्या क्या? तो देखो हमारा बच गया व्यवसाय अध्ययन बच गया, और इंग्लिश का तब हो जाएगा कौन? इंग्लिश का हो जाएगा हमारा बचा हुआ दास। ये आपका बनकर डायग्राम तैयार है। ओके, आप इसे पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर ना आए तो फिर आप देख लेना। तो कह कर है, तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो व्यवसाय अध्ययन के लेखक का पुस्तक हो जाएगा एडविन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कथन है हमारा कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, यानी कि शिक्षक ने जब क्लास चल रहा होगा, जब कक्षा में छात्र होंगे तो अमित को डांटा। अमित को तो किसी कारण से डांटा होगा। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष 2 दिए हुए, आइए उन्हें देखते हैं। शिक्षक अमित को नापसंद करता है। भाई ऐसा होता नहीं, कोई शिक्षक किसी को नापसंद नहीं करता, ये इसका निष्कर्ष नहीं होगा। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये दोनों गलत है भाई। तो निष्कर्ष की अगर बात करो तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों गलत है, और हमारे ऑप्शन में या तो निष्कर्ष न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को, आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग 100 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाती है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक वाइज जो है 50-50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया जाए। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।